तो क्या करवा रहे थे हम लास्ट क्लास में? अच्छा, महाद्वीप वाला पार्ट करवा रहे थे। देखो, टॉपिक हमने शुरू किया था महाद्वीपों की विशेषताएं। हाँ, और इसमें हम बात कर रहे थे, सबसे पहले हमने बात की थी एक महाद्वीप की जिसका नाम है अंटार्क। आवाज नहीं आ रही? आवाज कहाँ चली गई? हेलो, आ रही है आवाज? बंद ही हो गई तो शायद। हाँ, कोई तकनीकी सहायक देखो, बुला के लाओ। तो देखो, एक तो कॉन्टिनेंट हम बात कर चुके हैं अंटार्कटिक की। उसके बाद हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया। ठीक है, और ऑस्ट्रेलिया की सबसे पहले हमने बात की थी भौगोलिक स्थिति की। भौगोलिक स्थिति, और फिर हमने बात विभाजन किया था इसका, भौतिक विभाजन। और भौतिक विभाजन को 4 भागों में बांटा था हमने। एक तो था पूर्वी तटीय मैदान, दूसरा पूर्वी उच्च भूमि, तीसरा मध्यवर्ती निम्न भूमि, और पश्चिमी पठारी। इस तरह से विभाजन था इसका ना। ठीक है, आवाज नहीं आ रही इसमें, देखो। हेलो, हेलो, नहीं आ रही। हेलो, हेलो, आ रही कि नहीं आ रही ना आवाज? नहीं आ रही भाई। हेलो, अब आ रही सबके पास अब? तो देखो, मैं थोड़ा सा आपको बता दूं भौगोलिक स्थिति के बारे में। भौगोलिक स्थिति की हमने बात की थी, जैसे ये मान लो ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह से। ठीक है, ऑस्ट्रेलिया के यहाँ पर एक प्रांत है जिसका नाम है तस्मानिया। बाकी ऑस्ट्रेलिया की हमने बात की थी कि ऑस्ट्रेलिया के जो पश्चिमी भाग है, यहाँ पर एक महासागर है जिसका नाम है हिंद महासागर। और ऑस्ट्रेलिया का जो पूर्वी भाग है, यहाँ पर कौन सा महासागर था? प्रशांत महासागर। बाकी कुछ तटवर्ती सागरों की भी मैंने यहां पर बात की थी। तो तटवर्ती सागरों में अगर बात करें तो यहां पर एक सागर था जिसका नाम था तिमोर। तिमोर सागर। इसके उत्तर में एक सागर था अराफुरा सागर। ठीक है, इधर की तरफ एक सागर था कोरल सागर। ठीक है, यहां पर एक सागर था तस्मान सागर। ठीक है, बाकी इसके उत्तर और दक्षिण में 2 प्रमुख खाड़ियों की अगर बात करें तो एक तो यहां पर है, इसको हमने नाम दिया था ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट। ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट है। ठीक है, और यहां पर एक खाड़ी है जिसका नाम था कारपेंट्रिया की
खाड़ी, हाँ, कारपेंट्रिया खाड़ी, इस तरह से था। इतनी बात हम कर चुके थे। और इसके बीचों बीच से एक अक्षांश रेखा गुजरती है जिसको बोलते हैं मकर रेखा। ठीक है, फिर हमने बात की थी इसके भौतिक विभाजन की। तो हेडिंग डाल लो सब लोग, भौतिक विभाजन। साल इतना मैं बता दिया था ना, तो एक एक करके जान लेते हैं। यहां पर देखो, ये तो बात हो गई इसके भौतिक स्थिति के बारे में, भौगोलिक स्थिति। अब भौतिक विभाजन, भौतिक विभाजन। और भौतिक विभाजन में जैसे ये मान लो ऑस्ट्रेलिया है, इस तरह से लगभग। तो ये जो भाग आप देख रहे हैं ना, इतना भाग, ये कहलाता है पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान, ठीक है। पूर्वी तटीय मैदान जो है, ऑस्ट्रेलिया के कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का कितना भाग है? 3% है। ठीक है, 3% भाग है इसके कुल भौगोलिक क्षेत्रफल का। लेकिन यहां पर 90% जनसंख्या, ऑस्ट्रेलिया की 90% जनसंख्या निवास करती है इस क्षेत्र में। ठीक है, और ये ज्यादातर यूरोपीय है। कौन है? यूरोपीय। यूरोपीय जनसंख्या ही निवास करती है यहां पर। ठीक है ना, तो यही आए थे यूरोप से और यहां पर आकर बस गए थे। ठीक है, इस क्षेत्र में उपजाऊ क्षेत्र है, उपजाऊ भूमि वाला क्षेत्र है। तो यहां पर कई सारे औद्योगिक नगर हैं। अगर एटलस आपके पास है तो आप देख भी सकते हैं, कुछ औद्योगिक नगर यहां पर दिखाई देते हैं। जैसे इनमें एक है, इसको बोलते हैं रॉक हैम्पटन। रॉक हैम्पटन। एक है ब्रिस्बेन, एक है न्यू कैसल। न्यू कैसल, यहां पर है सिडनी। सबसे ज्यादा जनसंख्या वाला नगर ऑस्ट्रेलिया का कौन सा है? सिडनी है। इतना क्षेत्र है। तो पहले तो हम बात करेंगे इसकी। उसके बाद यहां से कारपेंट्रिया की खाड़ी से लेकर दक्षिण में इस वाले क्षेत्र में इतना भाग जो है ये पर्वतीय क्षेत्र है। ये कैसा है? पर्वतीय। यहां पर ग्रेट डिवाइडिंग रेंज है, एक पर्वत श्रृंखला की बात करेंगे। उत्तर से दक्षिण में इस तरह से यहां पर एक पर्वत श्रृंखला नजर आती है। इसको हम बोलते हैं पूर्वी उच्च भूमि। पूर्वी उच्च भूमि के बाद यह है पूर्वी उच्च भूमि। उसके बाद ये जो क्षेत्र है ये मध्यवर्ती निम्न भूमि वाला। इसके इतने भाग को हटा दिया जाए तो यहां पर मानसूनी जलवायु पाई जाती है। कौन सी? मानसूनी। इतने क्षेत्र जो है ये पूरा भारत की जैसी जलवायु है यहां पर। तो इस वाले क्षेत्र में मानसूनी जलवायु है। लेकिन ये जो मध्यवर्ती निम्न भूमि वाला भाग है, ये आप देख रहे हैं उच्च भूमि है, ये पठारी है। तो ये भाग कैसा है? निम्न वाला है। ठीक है, इसका जो उत्तरी भाग है, इस वाले भाग की अगर हम बात करें तो इस पूरे क्षेत्र में पारगम्य चट्टानों की संरचना है। और इन पारगम्य चट्टानों की संरचना में विश्व में सबसे बड़ी श्रृंखला पाई जाती है जिसको बोलते हैं उत्सृत कूपों की श्रृंखला। और इस उत्सृत कूपों की श्रृंखला को नाम देते हैं ग्रेट आर्टिजन बेसिन। क्या बोलते हैं? ग्रेट आर्टिजन बेसिन। तो बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन पूछा जाता है कभी कभार कि ग्रेट आर्टिजन बेसिन किस महाद्वीप से संबंधित है? तो वो कौन सा महाद्वीप है? ऑस्ट्रेलिया। ग्रेट आर्टिजन बेसिन का मतलब ऐसा है, देखो यहां पर समझ लेते इसको। जैसे ये मान लो ऑस्ट्रेलिया की भौगोलिक स्थिति कुछ ऐसी है, इधर की तरफ सागर है, ये तटवर्ती मैदान हो गया, ये हो गया उच्च भूमि वाला क्षेत्र, ये निम्न भूमि, और ये है पठारी, ये पश्चिमी पठारी क्षेत्र। ऐसी स्थिति आपको दिखाई देगी। ये मान लेते हैं समुद्र है, इधर की तरफ प्रशांत महासागर,
ये हो गया पूर्वी तटीय मैदान, इतना भाग है पूर्वी उच्च भूमि, ये है मध्यवर्ती निम्न भूमि। मध्यवर्ती निम्न भूमि, और ये क्षेत्र जो है ये कहलाता है पश्चिमी पठारी। यहां शुष्क जलवायु परिस्थितियां पाई जाती है, इसलिए ये पूरा मरुस्थल है, ठीक है, पठार। अब इधर की तरफ से क्या होता है कि इधर से नमी लेकर पवनें आती हैं, और नमी लेकर पवनें जब आएगी तो इस पर्वत के साथ साथ में इनको ऊपर की तरफ चढ़ना पड़ेगा, तो यहां पर इनका संघनन हो जाता है, और संघनन होने की वजह से इस भाग में भारी बारिश होगी। इस क्षेत्र में क्या होगी? भारी बारिश। तो इस वाले क्षेत्र में क्या है कि कुछ चट्टानें पारगम्य हैं और कुछ अपारगम्य हैं, मतलब कुछ तो पानी को अवशोषित कर लेती है और कुछ अवशोषित नहीं करती, ठीक है। इधर की तरफ भारी बारिश होने की वजह से यहां से जल जो है इन चट्टानों में अवशोषित होता चला जाता है, और अवशोषित होने के बाद ये यहां पर एकत्रित हो जाता है। अब इसके नीचे जो चट्टानें हैं वो पूरी तरह से अपारगम्य हैं, मतलब नीचे पानी जा नहीं सकता है, ठीक है। इधर से लगातार पानी चला आ रहा है, तो यहां पर जो परतदार चट्टानें हैं, यहां जो अवसादी चट्टानें हैं, इन अवसादी चट्टानों के नीचे जल एकत्रित हो जाता है, और जल का दबाव अगर ज्यादा होगा तो यहां से स्वतः जल, अगर यहां पर प्राकृतिक या कृत्रिम रूप से कोई भी इस तरह से जमीन में अगर छिद्र है तो यहां से निरंतर क्या निकलता रहता है? पानी निकलता रहता है। वैसे यहां शुष्क जलवायु है क्योंकि ये वृष्टि छाया क्षेत्र में है, यहां पानी नहीं होना चाहिए वैसे, लेकिन इधर से जल लगातार बहकर आता है। यहां हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर सुना होगा आपने, द्रव स्थैतिकीय दाब। जब ज्यादा दबाव पड़ता है और नीचे पानी जा नहीं सकता, इधर भी पठारी क्षेत्र है, तो जमीन से पानी कहां आता है? ऊपर की तरफ निकलने लगता है। ऐसा नहीं कि फव्वारे की तरह निकल रहा है, धीरे धीरे करके बाहर निकलता रहता है। इनको बोलते हैं उत्सृत कूप। क्या बोलते हैं? उत्सृत कूप, और इंग्लिश में बोलते हैं आर्टेशियन वेल। इसलिए इस पूरे क्षेत्र को कहा जाता है ग्रेट आर्टिजन बेसिन। तो इस तरह की श्रृंखला विश्व में सबसे ज्यादा यहीं पर देखी जाती है। हालांकि ऐसे कुएं सब जगह होते हैं, भारत में भी हैं तराई क्षेत्र में, लेकिन यहां पर बहुत ज्यादा, लगभग 2000 कुएं ऐसे हैं जिनसे अपने आप पानी निकलता रहता है। तो विश्व की सबसे बड़ा क्षेत्र हो गया, इस वजह से इसको पूछ लेते हैं। तो ये वाला जो भाग आप देख रहे हैं ये कैसा है? आर्टिसन बेसिन वाला क्षेत्र है। इसके ठीक दक्षिण में अगर हम चले जाएं, यहां वाला जो क्षेत्र है, यहां पर ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, इसको बोलते हैं ग्रेट आयर झील। क्या बोलते हैं? ग्रेट आयर। तो ये आयर झील वाला क्षेत्र है, खारे पानी की झील है ये, और अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र है, मतलब छोटी छोटी नदियां आकर इसमें गिरती रहती हैं, वाष्पीकरण होता रहता है, तो ये खारे पानी की झील है। इसके ठीक इधर की तरफ यहां वाला क्षेत्र जो है, इधर से कई सारी नदियां निकलती हैं और वो नदियां यहां पर आकर गिरती हैं, और नदियों का अपवाह क्षेत्र होगा तो वो उपजाऊ होगा, जलोढ़ मिट्टी का जमाव होगा। तो जलोढ़ मिट्टी का जमाव होने के कारण यहां पर उपजाऊ घास के मैदान पाए जाते हैं, और इन घास के मैदानों क्या बोलते हैं? डाउन्स। डाउन्स आप इस क्षेत्र में है, ठीक है। और डाउन्स वाले क्षेत्रों में एक तो गेहूं उत्पादन होता है, क्योंकि शीतोष्ण जलवायु होगी तो कौन सी होगी? गेहूं। इसके अलावा यहां भारी मात्रा में मेरिनो भेड़ पालन किया जाता है, मेरिनो भेड़ पालन, ठीक है। उसके बाद इतना क्षेत्र जो है, लास्ट वाला जो भाग है इसका, ये दक्षिणी भाग, इस ग्रेट ऑस्ट्रेलियन बाइट के ठीक उत्तर में ये जो मैदान है इसको बोलते हैं नल्लार बोर। नल्लार बोर मैदान। ये मैदान आपको इसलिए याद रखना है क्योंकि आजकल खूब चर्चा में है नल्लार बोर मैदान। ये क्यों चर्चा में है? आपको पता है कि ये पूरा मरुस्थल है, यहां पर एक बड़ा मरुस्थल है जिसका नाम है ग्रेट विक्टोरिया। ग्रेट विक्टोरिया मरुस्थल, ठीक है।
इधर की तरफ पहले क्या होता था कि दो तरह की झाड़ियां यहां पर भारी मात्रा में थी, एक थी मैली और एक थी मुलगा। मैली और मुलगा झाड़ियां, ठीक है। अब ये झाड़ियां इस क्षेत्र में भारी मात्रा में हुआ करती थी यहां पर। तो झाड़ियों के होने से क्या था कि इस मरुस्थल से जब पवनें चलती थी तो ये रेत को रोक देती थी। यहां पर क्या करती थी, रेत को रोकने का काम कर देती थी, इसलिए मरुस्थल का विस्तार नहीं हो पा रहा था। लेकिन यहां के स्थानीय लोगों ने क्या किया कि इस मैली और मुलगा झाड़ियों को पूरी तरह से क्या कर दिया, समाप्त कर दिया और उपजाऊ भूमि बना दी खेती करने के लिए। तो खेती करने के लिए उन्होंने भूमि तो तैयार कर ली, लेकिन इस मरुस्थल से जब पवनें चलती हैं तो लगातार इस मरुस्थल का क्या हो रहा है, विस्तार, ठीक है। क्योंकि आपके में पर्यावरणीय मुद्दे भी दे रखे हैं और पर्यावरणीय मुद्दे में एक टॉपिक है मरुस्थलीकरण। तो ये इसलिए चर्चा में, अभी पेरिस जलवायु समझौता हुआ था तो पेरिस जलवायु समझौते में इसी बात पर चर्चा की गई थी कि मरुस्थलीकरण को रोका जाए, लगातार मरुस्थलीकरण बढ़ रहा है। तो यहां पर मानव ने अपनी इच्छाओं की पूर्ति करने के लिए इस झाड़ी को हटा दिया, खेती के लिए जमीन कर ली, गेहूं करते हैं यहां पर इस क्षेत्र में। लेकिन इन झाड़ियों के हटने से क्या हुआ कि जो मरुस्थल की रेत आती थी वो लगातार यहां पर बढ़ रही है, इसकी वजह से ये क्या हो रहा है, मरुस्थल में कन्वर्ट हो रहा है, ठीक है। तो ये जो मध्यवर्ती निम्न भूमि वाला क्षेत्र है इसमें चार विशेषताएं। इसके सबसे उत्तर में मैंने बताया ग्रेट आर्टिजन बेसिन है, ठीक है। मध्यवर्ती भाग में क्या है, आयर झील है, महान आयर झील बोलते हैं इसको। यहां पर क्या है, डाउस घास के मैदान है, और यहां पर कौन सा है, नल्लार वन मैदान है। बाकी ये पूरा का पूरा क्या है, मरुस्थलीय क्षेत्र है, ठीक है। तो एक एक करके हम बात करेंगे। पहले आप पॉइंट डालो, पूर्वी तटीय मैदान। भौतिक विभाजन में पहला पूर्वी तटीय मैदान। पूर्वी तटीय मैदान लिखो। ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तटीय मैदान लिखना, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी तट के समानांतर स्थित उपजाऊ मैदान है, स्थित उपजाऊ मैदान है। यह ऑस्ट्रेलिया के, यह ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल का, ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल का, यह ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल का मात्र 3% है, मात्र 3% है। जबकि यह ऑस्ट्रेलिया के कुल क्षेत्रफल का मात्र 3% है, जबकि यहां 90% जनसंख्या निवास करती है, जबकि यहां 90% जनसंख्या निवास करती है। लिखना इसमें, यहां अधिकांश जनसंख्या यूरोपीय है, अधिकांश जनसंख्या यूरोपीय है। इस मैदानी भाग में, इस मैदानी भाग में चीनी तथा गन्ना, वो सॉरी चीनी तथा चावल, वो सॉरी गन्ना तथा चावल लिखना, गन्ना तथा चावल, गन्ना तथा चावल की कृषि की जाती है, गन्ना तथा चावल की कृषि की जाती है। यहां अनेकों, यहां अनेकों औद्योगिक नगर स्थित हैं, अनेकों औद्योगिक नगर स्थित हैं। जैसे पहला लिखो रॉक हैम्पटन, रॉक
हैम्पटन। इसके आगे लिखना चीनी उद्योग, रॉक हैम्पटन जाना जाता है चीनी उद्योग के लिए, रॉक हैम्पटन चीनी उद्योग। आगे लिखना ब्रिस्बेन मांस उद्योग, मांस, ब्रिस्बेन मांस उद्योग। न्यू कैसल, न्यू कैसल, लौह इस्पात उद्योग, न्यू कैसल लौह इस्पात उद्योग। सिडनी, जहाजरानी उद्योग, जलपोतों का जो निर्माण होता है उसको बोलते हैं जहाजरानी। सिडनी जहाज रानी उद्योग। तो ये पूरा विकसित क्षेत्र है सारा का सारा इसमें, ठीक है। अब दूसरा पॉइंट डालो आप लोग, पूर्वी उच्च भूमि, पूर्वी उच्च भूमि। ठीक है, इसको बाद में बनाना, अभी रहने दो, पहले हेडिंग डालो पूर्वी उच्च भूमि। देखो ऑस्ट्रेलिया के इस पूर्वी भाग में, जैसे यहां तक ये मान लेते हैं ऑस्ट्रेलिया, ये एक प्रायद्वीप है जिसका नाम मैंने बताया था आपको, केप यॉर्क प्रायद्वीप। और ये खनिजों का भंडार है, और यहाँ पर भंडार किसके हैं, बॉक्साइट। इसी में ही एक चीज और ऐड करना, यहाँ पर एक और क्षेत्र है बीपा, ये विश्व में बॉक्साइट की सबसे बड़ी खान है बीपा, ठीक है। अब यहां से केप यॉर प्रायद्वीप से लेकर यहां पर एक जल संधि है जिसको बोलते हैं बास जल संधि। इस पूरे क्षेत्र में पर्वत श्रृंखला पाई जाती है यहां से लेकर यहां तक, इसको बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। अलग अलग नाम है इसके, अलग अलग पार्ट में विभाजित है। ये पूरा क्षेत्र पर्वतीय है, इसको बोला जाता है ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, ठीक है, या हिंदी में बोलते हैं महान विभाजक श्रेणी। अलग अलग इसके नाम है, जैसे वैसे तो ये ग्रेट डिवाइडिंग रेंज ही है, लेकिन इसका यहां पर जो नाम है इसको बोलते हैं न्यू इंग्लैंड श्रेणी। एक और इसका टुकड़ा है, इसको बोलते हैं ब्लू माउंटेन, ब्लू माउंटेन। एक और इसका टुकड़ा है, इसको बोलते हैं स्नोई माउंटेन, स्नोई माउंटेन। और एक और है, इसको बोलते हैं ऑस्ट्रेलियाई आल्पस, ऑस्ट्रेलियाई आल्पस कहलाता है। वैसे आल्पस यूरोप में है, लेकिन यूरोपियों ने कब्जा किया यहाँ पर, तो उसी तरह से नाम इसके रख दिए। अब यहीं पर इसकी सबसे ऊंची चोटी नजर आती है इस पूरे रीजन में, यहां पर मैं लिख देता हूं इसको, ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, इसको बोलते हैं
माउंट कोसयुस्को। तो दो महाद्वीपों की सबसे ऊंची चोटी पता चल गई, अंटार्कटिक की कौन सी थी? माउंट विंसन मैसिव। और ऑस्ट्रेलिया की कौन सी है? माउंट कोसयुस्को। ठीक है, माउंट कोसयुस्को। इससे कई सारी नदियों की उत्पत्ति होती है। जैसे यहां से एक नदी निकलती है और एक नदी इस तरह से, दो नदियां हैं, यही ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी नदियां भी हैं। एक को बोलते हैं मुर्रे और दूसरे को बोलते हैं डार्लिंग। मुर्रे डार्लिंग नदियां हैं ये, बना लो इसको। ये है पूर्वी उच्च भूमि वाला क्षेत्र। ठीक है, बन गया सबका, लिखिए।
तो इसमें पॉइंट डाल दो आप लोग, ग्रेट डिवाइडिंग रेंज, पूर्वी उच्च भूमि में ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। देखो हम बात कर रहे थे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की और ऑस्ट्रेलिया के भौतिक प्रदेश। इसमें सबसे पहले हमने बात की पूर्वी तटीय भाग, ये तो तटीय वाला क्षेत्र हो गया। तटीय भाग के ठीक बगल में यहाँ पर उत्तर से दक्षिण में एक पर्वत श्रृंखला का विस्तार पाया जाता है। इस पर्वत श्रृंखला को हम बोलते हैं ग्रेट डिवाइडिंग रेंज। ठीक है, अब ये क्योंकि प्राचीन वलित है, घर्षित पर्वत है, तो इसलिए छोटे छोटे पार्ट में विभाजित हो गया है। तो इसको एक जगह बोल देते हैं न्यू इंग्लैंड, एक जगह बोल देते हैं ब्लू माउंटेन, एक जगह बोल देते हैं स्नोई माउंटेन और एक जगह बोल देते हैं ऑस्ट्रेलियाई आल्प्स। लेकिन ये सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ध्यान रखना, इसकी सबसे ऊंची चोटी अगर पूछी जाए वो कौन सी है? माउंट कोसियुस्को। ठीक है, और ये पूरे ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है, इस वजह से ध्यान रखना है इसको। ग्रेट डिवाइडिंग रेंज की सबसे ऊंची और पूरे ऑस्ट्रेलिया की। इससे कई सारी नदियां निकलती हैं, उसमें मुख्य नदियां हैं मुरे और डार्लिंग नदियां। कितना आपको याद रखना है जी के हिसाब से, तो लिखो इसमें पहले ग्रेट डिवाइडिंग रेंज पॉइंट डालना और इसके आगे लिखना, लिखो ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित, ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित एक प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है, प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है, वलित, वलित। देखो पर्वतों के निर्माण की अगर बात करें, ऐसा होता है, देखो निर्माण की बात करें तो कई तरह के पर्वत होते हैं। जैसे एक होते हैं वलित पर्वत, वलित पर्वत, इनको बोलते हैं फोल्ड माउंटेन। ठीक है, या मोड़दार पर्वत भी बोलते हैं इनको, मोड़दार। एक होते हैं ब्रंशोथ पर्वत, या इनको ब्लॉक माउंटेन बोलते हैं, ब्लॉक पर्वत। एक होते हैं ज्वालामुखी पर्वत, ज्वालामुखी पर्वत, और एक होते हैं अवशिष्ट पर्वत। इस तरह से हैं। देखो अगर हम वलित पर्वतों की बात करते हैं, ये सारे के सारे जो स्थलाकृतियां बनती हैं ये अंतर्जात बलों से बनती हैं। ठीक है, आंतरिक शक्तियों से बनती हैं। तो भूपृष्ठ पर जब दो प्लेटें एक दूसरे से टकराती हैं, जैसे ये मान लेते हैं पृथ्वी के स्थल मंडल का जो टुकड़े होते हैं उनको प्लेट बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्लेट। अब जब स्थल मंडल के जिन टुकड़ों में अभिसरण होता है, इस तरह से एक दूसरे से नजदीक आते हैं, तो इसके बीच का जो भूखंड होगा, बीच में जो अवसाद होंगे या जो अवसादी चट्टानें होंगी, इसमें संपीडनात्मक बल लगेगा। दोनों तरफ से दबाएंगे तो क्या लगेगा? संपीडन बल। और संपीडन बल लगेगा तो ये भूखंड क्या होगा? ऊपर उठ जाएगा। ठीक है, तो यहां पर जब अभिसरण होता है, कन्वर्जेंस होता है, अभिसरण बोलते हैं इसको, और अभिसरण के कारण जब ये भूपृष्ठ एक दूसरे से इस तरह से टकराते हैं तो बीच के भाग में फोल्डिंग हो जाती है, वल पड़ जाता है, वलन। तो इस तरह से जो पर्वत बनते हैं, इन पर्वतों को हम क्या नाम दे देते हैं? वलित पर्वत। जैसे हिमालय कैसा पर्वत है? वलित पर्वत है? नहीं नहीं, हिमालय कैसा है? वलित है भाई। इंडियन प्लेट है और यूरेशियन प्लेट में दबाव पड़ा तो बीच का भाग क्या होगा? ऊपर उठ गया। ठीक है, तो इसको ऐसे क्या बोलते हैं? वलित। ये कब होता है? जब प्लेटों में अभिसरण होता है, टकराती है। एक होता है प्लेटें एक दूसरे से दूर जाती हैं। ठीक है, जैसे मान लेते हैं ये कोई एक स्थल मंडल की प्लेट है। ठीक है, अब नीचे से लगातार दबाव पड़ेगा। आपको पता है नीचे से तप्त तरल मैग्मा चट्टानों से टकराता है और टकराने के बाद विपरीत दिशा में संचरित होता है। ठीक है ना, तो ऐसी स्थिति में यहां पर एक बल काम करता है जिसको बोलते हैं तनाव मूलक बल। कौन सा बल है? तनाव मूलक, टेंशनल फोर्स। ठीक है, जैसे मान लेते ये एक प्लेट है और लगातार नीचे से दबाव पड़ेगा तो ये क्या होगा? दबाव, तनाव कहां? टूटेगा। और जब ये प्लेट टूटती है तो टूटने के कारण क्या होता है? जैसे ये मान लो एक प्लेट है और तनाव मूलक बल के कारण ये टूट गई। टूटने का मतलब होता है भ्रंश। क्या पड़ गई? भ्रंश।
किसको बोलते हैं? भ्रंश दरार, दरार पड़ जाती है, भ्रंश दरार। ठीक है, तो ऐसी स्थिति में क्या हो सकता है कि इनमें से कोई भी टुकड़ा, या तो ये भाग नीचे धंस जाए, ठीक है, और जब ये हिस्सा नीचे धंस जाएगा तो आपको स्थलाकृति कुछ इस तरह की नजर आएगी, ये भाग वहीं की वहीं रह गया और नीचे का हिस्सा नीचे की तरफ धंस गया, तो इसको हम बोलते हैं भ्रंश घाटी। क्या बोलते हैं? भ्रंश घाटी। ठीक है, लेकिन ऐसा भी हो सकता है कि ये हिस्सा यहीं पर है, ये दोनों हिस्से नीचे धंस जाएं। तो ऐसी स्थिति में अगर दो भाग, किनारे वाले भाग नीचे धंस जाते हैं, तो जब ये हिस्सा नीचे धंसा और ये भाग भी नीचे धंस गया, तो इनके दबाव के कारण ये हिस्सा थोड़ा ऊपर उठ जाता है। तो ऐसे पर्वतों को हम क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत। जैसे भारत में सतपुड़ा का नाम सुना होगा आप लोगों ने। सतपुड़ा के दोनों तरफ भ्रंश घाटी है, नर्मदा बहती है, और एक में क्या बहती है? तापी। तो वो ऐसे ही बना, दो भाग नीचे धंस गए तो बीच का हिस्सा क्या हो गया? ऊपर उठ गया। तो ऐसे पर्वतों क्या बोलते हैं? ब्लॉक पर्वत। तो दूसरी प्रक्रिया होती है ब्लॉक वाली। तीसरे तरह के जो पर्वत होते हैं वो होते हैं ज्वालामुखी पर्वत। और ज्वालामुखी आप जानते ही हैं, जब अंतरतम से निरंतर मैग्मा निकलता रहता है और ठंडा होकर ठोस होता रहता है तो ये भूपृष्ठ ऊपर से उठ जाता है। तो ऐसे पर्वत को हम क्या बोलते हैं? ज्वालामुखी पर्वत बोल देते हैं। अवशिष्ट पर्वत, ये बहिर्जात बलों से ये उन पर्वत श्रृंखलाओं पर काम करता है जो विश्व में बहुत ज्यादा पुरानी है। आपको पता है कि निरंतर दो घटनाएं होती रहती हैं, एक होता है अपक्षय और एक होता है अपर्दन। सुना है आपने? दोनों को मिलकर अनाच्छादन बोलते हैं, डेनुडेशन सुना होगा था आपने। अनाच्छादन की क्रिया 24 घंटे चलती रहती है। अपक्षय, अपक्षय का मतलब होता है कि चट्टानों का अपने स्थान पर टूटना, कमजोर होना या विखंडित होना क्या है? अपक्षय। लेकिन ये जो अपक्षयित पदार्थ हैं अगर किसी प्रक्रिया के द्वारा स्थानांतरित हो जाएं, एक जगह से दूसरी जगह चले जाएं, वो क्या कहलाता है? अपर्दन। अपर्दन जल के द्वारा भी हो सकता है, वायु के द्वारा भी हो सकता है, हिमानियों के द्वारा भी हो सकता है, सागरी तरंगों के द्वारा भी हो सकता है। तो जो पर्वत श्रृंखलाएं बहुत पुरानी हैं, जैसे अरावली है, अरावली है तो वलित पर्वत, लेकिन अरावली कौन सी श्रेणी में आता है? अवशिष्ट में आता है। क्योंकि अपक्षय और अपर्दन के बाद जिन पर्वत श्रृंखलाओं की निरंतरता समाप्त हो जाती है, ऊंचाई भी कम हो गई, और आप देखो अरावली आपको जयपुर तक लगातार दिखाई देगा, फिर बीच में एक टुकड़ा दिखाई दे गया, फिर दिखाई देगा, फिर दिल्ली तक आपको ऐसे बीच बीच में दिखाई देता है। तो ऐसे पर्वतों को हम क्या बोलते हैं? अवशिष्ट बोलते हैं। तो इस तरह से है ये, ठीक है ना। तो वलित पर्वत समझ में आ गई। जब दो प्लेटें अविसरित होती हैं तो बलन पड़ जाता है भूपृष्ठ पर, इसी वजह से इनको क्या बोलते हैं? वलित। जब दो प्लेटें टूटकर विपरीत दिशा में जाती हैं तो भ्रंश बन जाता है, तो ऐसे पर्वतों क्या बोलते हैं? भ्रंशोत या ब्लॉक पर्वत बोलते हैं। और ये ज्वालामुखी हो गया और ये अवशिष्ट, इस तरह से है। तो क्या लिख रहे थे हम इसमें? पहला ही लिखा होगा ना अभी, प्राचीन वलित पर्वत लिख लिया सबने इतना। आगे लिखना, इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर है। इसकी औसत ऊंचाई, पहला पॉइंट मैंने इसमें लिखवाया था ना आपको कि ऑस्ट्रेलिया के पूर्वी भाग में स्थित एक प्राचीन वलित पर्वत श्रेणी है। दूसरा लिखना है इसकी औसत ऊंचाई 1000 से 2000 मीटर है। आगे लिखना, इसकी सबसे ऊंची चोटी, सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसयुस्को है, या कोसयुस्को पर्वत भी लिख सकते हैं। सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसयुस्को। ऊंचाई वैसे पूछी नहीं जाती, पर 2230 मीटर लिख लो। कहीं 2228 लिखा रहता है, कहीं 2230। इसकी सबसे ऊंची चोटी माउंट कोसयुस्को है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। यह ऑस्ट्रेलिया महाद्वीप की सबसे ऊंची चोटी है। आगे लिखना है नेक्स्ट, इससे अनेकों नदियों की उत्पत्ति होती है। इससे अनेकों नदियों की उत्पत्ति होती है। जैसे मुरे तथा डार्लिंग नदियां, मुरे तथा डार्लिंग नदियां।
अब हेडिंग डालो मध्यवर्ती निम्न भूमि। मध्यवर्ती निम्न भूमि। मध्यवर्ती निम्न भूमि, इसमें लिखो पहले, फिर बनाना डायग्राम। ये मध्यवर्ती निम्न भूमि लिखना, लिखो यह पूर्वी उच्च भूमि, यह पूर्वी उच्च भूमि तथा पश्चिमी पठारी क्षेत्र के मध्य स्थित है। यह पूर्वी उच्च भूमि तथा पश्चिमी पठारी क्षेत्र के मध्य स्थित है। आगे लिखना, भौतिक विशेषताओं के आधार पर, भौतिक विशेषताओं के आधार पर इसे 4 भागों में विभाजित किया गया है। भौतिक विशेषताओं के आधार पर 4 भागों में विभाजित किया गया है। पहला लिखो ग्रेट आर्टिसन बेसिन या महान उत्सृत कूप द्रोणी। दूसरा ग्रेट आयर झील। तीसरा डाउन्स मैदान। और चौथा नल्लार बोर मैदान। एक्चुअली जहां पर ब्रिटिश लोग गए हैं ना, उन्होंने वहां ग्रेट शब्द का इस्तेमाल किया है, क्योंकि वो अपने आप को महान मानते हैं। भाई अपने देश के आगे तो महान लगाते हैं ग्रेट ब्रिटेन, खाली ब्रिटेन बोला करो आप लोग, ग्रेट बोलने के हमारे थोड़ी ग्रेट है। वो जो जहां ग्रेट लिखा हुआ है, इसका मतलब वहां पर कब्जा किसका रहा है? ब्रिटेन का, ब्रिटिश लोगों का रहा है। ठीक है, जहां पर ग्रेट, जैसे कनाडा में देखो, कनाडा में आप देखेंगे महान झीलें, क्योंकि वो ग्रेट लेक्स बोलते हैं ना, तो वहां भी उन्हीं का कब्जा रहा है उसी क्षेत्र में। तो जहां पर ब्रिटिशर्स इन्होंने कब्जा किया है, वो अपने आप को वैसे भी महान बताते हैं। यहां भी मरुस्थलों के नाम देखो, ग्रेट विक्टोरिया, ग्रेट सैंडी नाम रखे उन्होंने। तो वो क्योंकि अपने आप को बहुत सुपीरियर मानते रहे शुरू से, और सुपीरियर मानना भी एक तरह से पॉजिटिव होता है, इससे बहुत प्रभाव पड़ता है साइकोलॉजिकली अगर देखा जाए तो। जैसे अपने आप को गरीब मानेंगे, दीन मानेंगे, तो आपकी सोच ही वैसी हो जाएगी, ठीक है ना। लेकिन अपने आप को महान प्रोजेक्ट करेंगे। अब जैसे आप खुद ही देखो, देश वही है, जनसंख्या वही है, लेकिन अगर जो राजनीतिक नेतृत्व बदला है, तो आप देखेंगे विश्व में भारत की वैल्यू बढ़ी है कि नहीं, समझेंगे नहीं? क्यों? भले ही भारत में गरीबी है, कुछ भी है, लेकिन आप दिखाओ मत ना गरीब है, ठीक है ना। पहले क्या होते थे कि आप देखेंगे एनसीईआरटी में साफ साफ लिखा था भारत एक गरीब देश है, ऐसे लिखा होता था। तो इससे सोच ही गरीब हो जाती है आदमी की, तो इस वजह से है, उसका बहुत फर्क पड़ता है। और ये जो यूरोपीय देश हैं, यूरोपीय देशों में कुछ नहीं था खाने पीने के लिए, गरीब थे बहुत ज्यादा। मतलब वहां की जनसंख्या के लिए, आने वाली पीढ़ी के लिए कोई उनके पास व्यवस्था नहीं होती। इस वजह से उन लोगों ने क्या बोलते हैं, दूसरे देशों में जाकर कब्जा करना शुरू किया था, ठीक है ना। इस तरह से है, यूरोपियों पे कुछ नहीं था खाने के लिए, हम जानेंगे आगे। बहुत ज्यादा गरीब हुआ करते थे, ये चाहते थे कैसे भी भारत में एंट्री मिल जाए किसी भी तरीके से। अगर आपने इतिहास पढ़ा होगा तो एक बैटल ऑफ क्रूसेडो पढ़ी होगी, पढ़ा सुना, धर्म युद्ध। हाँ, तुर्की पे कब्जा करने के लिए, और तुर्की को बोलते हैं एशिया का प्रवेश द्वार। मतलब भारत में आना है तो तुर्की से होकर आना पड़ेगा, स्थल मार्ग से। तो स्थल मार्ग से पहले एक ही रास्ता था यूरोपियों का आने का, वो तुर्की से। अब उस धर्म युद्ध में मुस्लिम धर्म की जीत हो गई, तो तुर्की पर मुस्लिम का कब्जा हो गया, तो यूरोपियों का आना, ईसाइयों का आना बंद कर दिया उन्होंने। तो फिर समुद्री मार्गों की खोज होती है। 1456 में युद्ध हुआ था,
आप देखो जितने भी समुद्री मार्ग खोजे गए, चाहे वो वास्को ड गामा ने खोजे हो, चाहे बार्थोलोमियो डियाज ने, चाहे कोलंबस ने, सब कब 1456 के बाद है। क्योंकि कैसे भी करके भारत आने का रास्ता ढूंढना था, नहीं तो जिंदगी उनकी खत्म हो जाती है, एक तरह से पीढ़ियां खत्म हो जाती थी। इस वजह से समुद्री मार्गों की खोज हुई उस दौरान, उस तुर्की पर कब्जा करने की वजह से। तो ये जहां भी गए उन्होंने वहां की सभ्यताओं को नष्ट किया एक तरह से, ठीक है। तो ये ग्रेट शब्द वहीं से आए सारे। तो इसमें पहले लिखो ग्रेट आर्टिजन बेसिन, और ये डायग्राम बना लेना, आप लोग समझ में आ जाएगा आसानी से। ग्रेट आर्टिजन बेसिन पॉइंट डाल दो और ये फोटो बना लो एक। यहां पर जो चट्टाने हैं वो पारगम्य हैं, और इधर अपारगम्य। मतलब जिसमें पानी नहीं सोखते हैं, वो एब्जॉर्ब नहीं करती। जैसे जितनी भी अवसादी चट्टान होती हैं वो पारगम्य होती हैं, उनमें आसानी से पानी आगे चला जाता है। लेकिन जो ग्रेनाइट होती हैं चट्टानें, आग्नेय चट्टान होती हैं, वो अपारगम्य होती है ज्यादातर। लिखो तो इसके आगे ग्रेट आर्टिसन बेस में लिखना। लिखो मध्यवर्ती निम्न भूमि के उत्तरी भाग में, मध्यवर्ती निम्न भूमि के उत्तरी भाग में उत्सृत कूपों की, उत्सुत मतलब पाताल तोड़ कुएं भी बोलते हैं इनको, मैं लिख देता हूं, इसको बोलते हैं आर्टेशियन, उत्सृत कूप या आर्टेशियन वेल। मध्यवर्ती निम्न भूमि के उत्तरी भाग में उत्सृत कूपों की बहुत बड़ी श्रृंखला पाई जाती है, बहुत बड़ी श्रृंखला पाई जाती है। मध्यवर्ती निम्न भूमि के उत्तरी भाग में उत्सृत कूपों की बहुत बड़ी श्रृंखला पाई जाती है। इसे ग्रेट आर्टिसन बेसिन कहते हैं, इसे ग्रेट आर्टिसन बेसिन कहते हैं। इस क्षेत्र में जल की उपलब्धता के कारण, इस क्षेत्र में जल की उपलब्धता के कारण
बिंदबू, बिंदबू या एवोरीजनल, बिंदबू या एवोरीजनल जनजाति द्वारा, बिंदबू या एवोरीजनल जनजाति द्वारा भेड़ पालन किया जाता है। बिंदबू या एबोरिजिनल जनजाति द्वारा भेड़ पालन, भेड़ पालन किया जाता है। वैसे यहाँ शुष्क परिस्थितियां हैं, लेकिन जल की उपलब्धता के कारण क्या हो जाता है, पशुपालन है। और पशुपालन में भेड़ एक ऐसा जीव है जो सबसे ज्यादा विपरीत परिस्थितियों में जिंदा रह सकता है। आप देखो मरुस्थलों में भी भेड़ पालते हैं और बर्फीले क्षेत्रों में भी क्या पालते हैं, भेड़। तो यहाँ इसलिए सबसे ज्यादा भेड़। और बिंदुबू जनजाति यहाँ के मूल निवासी हैं। जो मूल निवासी यहाँ के सबसे, ये कौन है, बिंदुबू। तो अगर ऐसे भी पूछा जाए कि ऑस्ट्रेलिया के मूल निवासियों को क्या बोलते हैं, तो बिंदुबू या एबोरिजिनल। इंग्लिश में एबोरिजिनल बोलते हैं, वैसे क्या है, बिंदुबू। इनमें और यूरोपीय लोगों में कभी बनती नहीं है, क्योंकि इनकी बहुत सारी ऐसी प्रथाएं थी जिसको ये मानते थे अपने समाज में, जिसको बंद कर दिया यूरोपियों ने। जैसे भारत में भी नहीं तो बहुत सारी प्रथाएं बंद कर दी थी आके, इसी तरह से यहाँ इस वजह से बनती नहीं है। इनकी एक और बहुत अच्छी प्रथा हुआ करती थी, इसमें अपने घर के बुजुर्ग का ये लोग सम्मान करते थे। जैसे घर में जो सबसे बुजुर्ग होता था तो उसके लिए एक समारोह का आयोजन करते थे। समारोह का आयोजन जब होता था तो उस समारोह के आयोजन में उस बुजुर्ग की हत्या कर देते थे, ठीक है। और हत्या करने के बाद जो उसका जो मांस होता था, उस मांस के पकौड़े बनाते थे, ठीक है ना, मतलब पकवान बनाते थे। और फिर उसको पूरा का पूरा जो समाज है वो खाता था। एक ऐसा समाज, मतलब इनके यहाँ सिस्टम था। अब उनको अच्छा नहीं लगा यूरोपियों को, तो उन्होंने इसको क्या कर दिया, बंद कर दिया। तो तब से नाराज है ये, उनसे झगड़ा होता रहता है इनका, ठीक है ना, ऐसा है। एक्चुअली फिर जो एंथ्रोपोलॉजिस्ट होते हैं उन्होंने उनसे पूछा भी कि भाई इतना खतरनाक काम तुम क्यों करते हो, तो बहुत ज्यादा गंदा काम है भाई, बुजुर्ग की हत्या भी कर रहे हैं, उसके बाद उसको खा भी जा रहे हैं, तो ये कौन सा अच्छा काम हुआ। तो इन्होंने कहा कि देखो हर एक समाज में क्या होता है कि बुजुर्गों के संस्कार लेते हैं पीढ़ी दर पीढ़ी। भाई हमारे टाइम तक तो लेते थे, अब थोड़ा सा कम हो गया, क्योंकि अब फेसबुक और व्हाट्सएप ज्यादा संस्कार मिल रहे हैं लोगों को। तो वो जो संस्कार हैं जो पीढ़ी दर पीढ़ी आते हैं एक से दूसरे में, उन संस्कारों को हम लोग क्या करते हैं कि अब जैसे मान लो बुजुर्ग को मरेगा तो मिट्टी में मिल जाएंगे सारे संस्कार उसके, तो उसको हम अपने खून में मिला देते हैं, तो संस्कारों को वेस्ट नहीं जाने देते। इस तरह का इनका कॉन्सेप्ट था अपने बात को कहने का। लेकिन ये प्रथा बंद है पूरी तरह से, तो ऐसी प्रथा थी यहाँ पर इनको लेकर। तो ये ग्रेट आर्टिसन वाला नेक्स्ट पॉइंट डालना। अब ग्रेट आयर झील, ग्रेट आयर झील, ग्रेट आयर झील। लिखो ऑस्ट्रेलिया की, लिखना ग्रेट आयर झील में ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है, ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है। यह लवणीय झील है या खारे पानी की झील है, लवणीय या खारे पानी की झील है। एक और पॉइंट डालना, यह अंतःस्थलीय, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है, अंतःस्थलीय अपवाह तंत्र का उदाहरण है। तो एक तो ध्यान रखना ये ऑस्ट्रेलिया की सबसे बड़ी झील है और खारे पानी की है, मीठे पानी की नहीं है, क्योंकि शुष्क परिस्थितियां हैं, चारों तरफ से पानी आके गिरता तो है छोटा छोटा, लेकिन वाष्पीकरण इतना ज्यादा होता है कि झील कैसी हो गई है, लवड़ी है, खारे पानी की झील है। एक पॉइंट और लिखना इसमें, एक चीज, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है, लोएस्ट पॉइंट है ये ऑस्ट्रेलिया का, यह ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है, ऑस्ट्रेलिया का सबसे निम्नतम बिंदु है। अब हेडिंग पॉइंट डालना डाउन्स, डाउन्स।
अंतःस्थलीय का मतलब होता है कि जैसे जनरली नदियां समुद्र में जाकर गिरती हैं, लेकिन अगर नदियां जो है छोटी छोटी नदियां चारों तरफ से बहती हुई किसी झील में आकर गिर जाती, उसको बोलते हैं अंतःस्थलीय। लिखो डाउन्स। लिखो ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित, ऑस्ट्रेलिया के दक्षिण पूर्वी भाग में स्थित शीतोष्ण घास के मैदान हैं, शीतोष्ण घास के मैदान हैं। आगे लिखना, मुरे तथा डार्लिंग नदियों के मुरे तथा डार्लिंग नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित, मुरे तथा डार्लिंग नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित होने के कारण, मुरे तथा डार्लिंग नदियों के अपवाह क्षेत्र में स्थित होने के कारण उपजाऊ मैदान है, उपजाऊ मैदान है। यहां गेहूं तथा मक्का, गेहूं तथा मक्का उत्पादन के साथ साथ गेहूं तथा मक्का उत्पादन के साथ साथ मैरिनो भेड़ पालन, मैरिनो भेड़ पालन भारी मात्रा में किया जाता है। ठीक है, बस इतना याद, नेक्स्ट क्लास में बात करें।